मैं हूं असद रशीद आजाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम मुद्दा लेके आया हूं। एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जिसका ताल्लुक आपके जिंदगी से और आपकी नौकरी से बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखिए, स्किप ना कीजिए। हम में से हर कोई जानता है कि जितने भी इस्लामिक मराकिज़ होते हैं, खा वो मसाजिद हो, मकातिब हो या मदारिस हो, वो कोई ना कोई अनुदानित ज़मीन पे ही होती है। अब ये अनुदान करने वाले लोग जिस वक्त अनुदान करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके जहन में अल्लाह और उसके रसूल का कौल होता है। इस वजह से वो उस ज़मीन को वफ़ करते हैं ताकि उस ज़मीन पे अच्छे से अच्छी चीज़ें हो सके और उस ज़मीन को खैर व बरकत की जगह बनाया जा सके सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन अनुदान करने वाले अनुदान करके चले जाते हैं, बाद की उसकी नस्लें अब उस ज़मीन पर जो मराकिज़ या मकातिब या मसाजिद चल रही होती है, वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को, वहाँ नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब को परेशान करने लगते हैं। और ये परेशानी कई तरह की हो सकती है। जिस तरह मसाजिद में इमाम को सताया जाता है, उन्हें ज़दकोब किया जाता है, उनके पेमेंट को कम किया जाता है, उनके पेमेंट को लेट से दिया जाता है, ये मसाजिद से रिलेट। इसी तरीके से अगर वो मराकिज़ है और स्पेशली वो मदरसा है या स्कूल है, कॉलेजेस हैं अनुदानित ज़मीन पे, तो वहाँ अब उनके परिवार के लोग अपनी परिवारवादी शुरू करना चाहते हैं और जो भी वहाँ मदरसे में टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें तरह तरह की परेशानियों में हमेशा मुब्तला करते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको सबसे पहले अनुदानित ज़मीन के बारे में बताऊंगा कि जब आप किसी ज़मीन को वक्फ कर देते हैं तो उस ज़मीन की क्या हैसियत होती है। वो प्रॉपर्टी अब तक आपकी है या वो प्रॉपर्टी गॉड की हो गई या पूरे उम्मत मुस्लिमा की हो गई। भारत सरकार 2013 में मनमोहन सिंह जी ने एक खास और स्पेशल आर्टिकल लाया था वक्फ ज़मीन के लिए, और जब वो कानून पास हो गया तो उसमें वक्फ करने वाले जितनी भी अशियाएँ हैं, खा वो ज़मीन हो या घर हो या पैसे हो, जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए वही रूल है जो इस्लाम ने रूल बनाया है कि जब आप किसी ज़मीन को वक्फ कर देते तो अब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा की है। वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, उस आर्टिकल नंबर 2 में उसके शिक नंबर 3 में ये लिखा है कि जब आप किसी ज़मीन को अनुदान करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपसे हट के अब वो अल्लाह की हो गई। वक्फ का जो डिफिनेशन है और जो हमारी कोर्ट और हमारे कानून करती है, वो क्या करती है, हु इज़ द ऑनर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। Waqf in Muslim law means a permanent dedication by a Muslim of any property for any purpose recognized by Muslim law as religious, pious and the charitable. A waqf is created by their declaration of the endowment by the owner of the property, and upon such declaration the property immediately vests in God Almighty. यानी आप जब किसी ज़मीन को वक्फ कर देते हैं तो हमारा आर्टिकल ये कहता है कि वो ज़मीन अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। वाकिफ़ हमेशा वहाँ किसी न किसी तरह उनको प्रताड़ित करते रहते हैं, उनको जहनी दबाव उन पे डालते रहते हैं और उनके काम में बहुत ज़्यादा खलल डालते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो मदारिस व मकातिब आगे चल के कुछ दिन के बाद खंडर में बदल जाता है और वो जगह वीरान होकर रह जाती है। जबकि इसी आर्टिकल में ये लिखा है कि जब वाकिफ किसी जमीन को वक्फ कर देता है और उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जमीन पे वाकिफ का कोई हक नहीं। अगर वो किसी तरह का उस पर प्रताड़ित करता है, वहाँ रहने वाले मदारिस या मकातिब या जो चीज़ें भी वहाँ चल रही हो उसको चलने में वो बाधा डालते हैं, तो वक्फ बोर्ड उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है और करती भी है कई जगह। मुसलमान आज पूरे हिंदुस्तान में जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं कि मुतवल्ली या जो सदर या सेक्रेटरी होते हैं वो किसी न किसी रूप में हमेशा टीचरों को परेशान करते हैं। चलते हुए मदारिस को कहीं ना कहीं वो बाधा डाल के उसे बंद करने की कोशिश कर, अगर वो करते हैं, काम में बाधा डालते हैं, तो इसके लिए खुद कई कानून हैं। आप चाहे तो उन कानूनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी प्रिंसिपल हो या मस्जिद के इमाम हो या अन्य कोई भी लोग हों जिनको उन जगहों से मोहब्बत है और चाहते हैं कि वो जगह हमेशा आबाद रहे और इस्लामी मरकज़ बना रहे, और वाकिफ़ या कोई भी अन्य शख्स, सदर, सेक्रेटरी, उन चीज़ों पे वो बाधा डालते हैं और परेशान करते हैं, तो कोई भी कमेटी हो या कोई तंजीम हो या फिर मोहल्ले ही के लोग चाहे कि उस समस्या से, उस शख्स से इन लोगों को निदान दिया जाए, इनको छुटकारा दिलाया जाए, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी जीत होगी। आज मेरे सामने दो अहम मैटर है। नंबर 1, मदरसा इस्लामिया चंपारण बस्ता में
ये यहाँ जो मदरसा चल रहा था बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था और यहाँ पढ़ाई लिखाई का पूरा बहुत ही अच्छा निज़ाम था। लेकिन कुछ चुटभैया नेताओं ने जो पीपल गाछ के नीचे बैठ कर अपने नेतागिरी दिखाते हैं, उन लोगों ने गांव के मासूम लोगों को बहला के फुसला कर उनको ये दिखाने की कोशिश की कि जो मुतवल्ली हैं और जो कमेटी बनी हुई है वो इलीगल है और गलत तरीके से लोग कमेटी में आ गए हैं, बल्कि कमेटी के असल हकदार हम लोग हैं और कमेटी में हमको होनी चाहिए, तभी जाके ये मदरसा अच्छे से चलेगा। अब गांव के लोग उनकी बातों में आ गए और उनके बहकावे में आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस मदरसे को लोगों ने ताला मार दिया और जो बच्चे दूर दराज के बच्चे उस मदरसे में पढ़ रहे थे सबको घर भेजाकर और उन टीचरों को भी निकाल दिया। जबकि मदरसा इस्लामिया बस्ता में जो ज़मीन है वो बिहार सरकार के वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है। इसी तरीके से अब वो मदरसा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक शख्स का नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा स्पेशल बिहार के लोगों का है। अब जब ऐसी जगह में इस तरह की हरकत हो रही है तो नीतीश कुमार जो कि गुड गवर्नेंस की बात करती है, एजुकेशन को बढ़ावा की बात करती है और स्पेशली मुस्लिम एजुकेशन पे खास और स्पेशल तवज्जो देना चाहती है, तो उन्हें अपने प्रशासन को कह के उस पर अब तक कार्रवाई ना करना, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की दो चेहरापन और उनकी लापरवाही को बताता है। क्योंकि प्रशासन अब तक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया कि एक चलते हुए मदारिस को, एक रनिंग मदरसा को गांव के कुछ लोगों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए ताला बंद कर रहे हैं। किसी भी आम इंसान को यह हक नहीं है कि आप सरकार की बनाई हुई कमेटी को या सरकार की बनी हुई चीज़ों पे आप डायरेक्टली आवाज़ उठाएं और उसको बाय पावर आप जाके बंद कर दें। जबकि चंपारण के प्रशासन को इस पे सख्त कदम उठानी चाहिए और ऐसी जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चंपारण की प्रशासन अब तक खामोश है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो माइनॉरिटी एजुकेशन के इदारे हैं और माइनॉरिटी एजुकेशन के जितने भी मराकज़ चल रहे हैं उनसे उनको कोई खास तरीके से। दूसरा मैटर है आपको मदरसा बहरुल उलूम महिला बिशनपुर बांका का, जहां के सेक्रेटरी जो कि एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं और दूसरी जगह कार्यरत होने के बावजूद ये एक मदरसा के एक्टिव सेक्रेटरी हैं। अब इनकी हरकतों को सुनिए। यह मदरसा बहरुल उलूम बिशनपुर बांका, जिनके सेक्रेटरी का नाम अहमद हुसैन और मदरसा नंबर 1078। इस मदरसे में जितने भी असातिज़ा थे आहिस्ता 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 रिटायर होते गए। अब इस मदरसे की आज हालत यह है कि वहाँ एक टीचर के अलावा बाकी टीचर की सीटें खाली पड़ी हुई है और काफ़ी दिनों से ये सीटें वेकेंट पड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि ये सेक्रेटरी को अपना पेट भर रहा है, अपनी रोजी रोटी चल रही है और अपने बच्चे अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं, तो इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि गरीब गुरबा मुसलमान के बच्चे, वो मसाकीन के बच्चे जो मदारिस में अपनी एजुकेशन पाते हैं, मदारिस से अपना रिलेशन दिखाते हैं और उसी जगह से अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, उनकी उससे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उनके बच्चे बड़े बड़े इदारों में पढ़ रहे हैं। मदरसा के एक टीचर थे जिनकी बहाली 1978 में हुई थी और उनकी नौकरी के दौरान ही सन 2010 में उनका इंतकाल हो गया। अब उनके परिवार में से उनके एक औलाद ने चाहा कि अनुकंपा पे हमें बहाल किया जाए और वो उस नौकरी के लिए अहलियत भी रखते हैं। उनके पास एजुकेशन है, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से सन 2009 में उन्होंने मौलवी किया और मौलवी की डिग्री पे वो बहाल होना चाहते हैं। लेकिन सेक्रेटरी अपनी मनमानी और मदरसा को बर्बाद करने के लिए जितनी भी कदमें उठाई जा सकती है वो उठा रहे हैं। और पिछले 12 सालों से वो लड़का कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपने वालिद के सीट पे बहाल हो जाए, उससे मदरसा का एजुकेशन भी चलता रहे और हमारे घर का रोजी रोटी भी चलता रहे। मैं उनकी परेशानी और उनकी दिक्कतों को आपको सुनाने से पहले मैं अनुकंपा के क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, बिहार हाई कोर्ट का उस पर क्या कहना है, मैं पहले ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपके स्क्रीन पे भी है। जिस केस को हम बनाम नगमा खातून बेवा मोहम्मद सरवर आलम मुआविन मुदरस मदरसा इस्लामिया नूरुल हुदा पूर्णिया के जरिए जानते हैं। उन्होंने केस फाइल किया था और अदालत ने उसे क्या फैसला दिया था ये मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप देख लें। इज्जत माब अदालत आलिया पटना के जरिए 195996/2018 CWJC नंबर है ये, बनाम नगमा खातून बेवा मोहम्मद सरवर आलम मुआविन मुदरस मदरसा इस्लामिया नूरुल हुदा लागन भमरा ज़िला पूर्णिया, मदरसा नंबर 317 मोरखा
15/1/2019 में दिए गए हुक्म के मुताबिक मदरसा में अनुकंपा के बुनियाद पर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से मुल्हिका ग्रांट शुदा मदरसों में मामूर तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजमीन का इंतकाल दौरान मुलज़मत हो जाता है तो हुकूमत बिहार के सर्कुलर नंबर 2067/90 मोरखा 5/10/1991 की रोशनी में मरहूम तदरीस गैर तदरीस मुलाजमीन के पसमंदगान, मरहूम की बेवा, बेटा, गैर शादीशुदा बेटी, बेटा की बेवा की बहाली मदरसों में तीसरे व चौथे दर्जा के मुलाजमत में अनुकंपा के बुनियाद पर बहाली करना यकीनी बनाएंगे। इज्जत माब अदालत आलिया पटना व हुकूमत बिहार के सर्कुलर नंबर 13293 का 3/C2 2067/9 मोरखा 5/10/1991 के हुक्म की रोशनी में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से मुल्हिका व ग्रांट शुदा मदरसों की इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी को हुक्म दिया जाता है कि इज्जत माब अदालत आलिया पटना के हुक्म पर अमल करते हुए मदारिस में मुलाजमत के दौरान तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजमीन का इंतकाल हो और उनके पसमंदगान, मरहूम की बेवा, बेटा, गैर शादीशुदा बेटी व बेटा की बेवा को अनुकंपा के बुनियाद पर बिला ताखीर बहाली करना ज़रूरी है। बेवा को अनुकंपा की बुनियाद पर बहाली कर बिला ताखीर कागजात दफ्तर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना को दस्तयाब कराकर बहाली का अप्रूवल कराना यकीनी बनाए, बसूरत दिगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप सोचे पिछले 12 सालों से एक इंसान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हमारी वहाँ पे बहाली हो जाए। जब इन्होंने कल हमसे बात किया और अपनी सारी दुख बताया, वो वीडियो आप देख ले पहले। मोहम्मद अरशद आलम वल्द बशीरुद्दीन मदरसा बहलुम महिला 1078 नंबर में 1978 से काम कर रहे थे, जो कि अचानक काफ़ी बीमार की वजह से इस द्वार फानी से कूच कर गए और मैं मजबूर अमीर यतीम हो गया, मजबूर हो गया, गरीब हूँ, क्या करूँ। बहन भाई की शादी किया हूँ और काफ़ी दबाव आ गया, जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मैं आगे पढ़ नहीं सका। मैं सिर्फ दर्जा मौलवी तक पढ़ सका हूँ, आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। और जब मैं सेक्रेटरी के पास गया तो अनुकंपा के आधार पर वो नहीं किया। फिर मैं मदरसा बोर्ड गया, वहाँ से आदेश हुआ कि आप शपथ पत्र और वंशावली जमा कराएं। तो मैं मदरसा बोर्ड को जमा कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो मैं जनता दरबार में आवेदन किया। जनता दरबार में पहुंचा तो वहाँ पे सीएम नीतीश कुमार साहब बोले कि आपका हो जाएगा, तुम जाओ, टेंशन मत लो, फिक्र मत लो, हो जाएगा। फिर वहाँ से गया, फिर भी नहीं हुआ। फिर मैं मदरसा बोर्ड गया तो वहाँ से लेटर आया मेरे पास कि आप जो प्रबंध समिति के पास अनुकंपा के सारे कागजात जमा कराएँ। तो मैं सारे कागजात लेकर गया प्रबंध समिति के पास, लेकिन वो फिर भी सारे कागजात लेने से इनकार कर दिया और बोला तुम्हारा नहीं होगा। अब बताइए, अनुकंपा के हाई कोर्ट का भी फैसला हुआ कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर नियुक्ति होनी चाहिए। और मेरे पास सारे पटना सैयद अंसारी का भी कागजात है, क्या अब्दुल कयूम चेयरमैन साहब का भी कागजात है मेरे पास। लेकिन मैं गरीब हूँ, कोई मेरे सुनने वाला नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ लेकर मैं अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाऊँ? आप बताइए, आप कुछ मेरा मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये एक इतनी लंबी 12 साल का अरसा कम नहीं होता है और 12 साल से लगातार ये अपनी बहाली को लेकर सेक्रेटरी के पास, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन के पास गए और साथ ही साथ ये नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी पेश हुए और नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिलाया था कि आपकी बहाली यकीनी होगी क्योंकि इसके लिए स्पेशल कानून है, वो बताया। और उसके बावजूद सेक्रेटरी ने इनकी बहाली के लिए आज तक कोई प्रक्रिया नहीं किया। साथ ही साथ जब ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में गए, वहाँ इंतज़ामिया को सारी चीज़ें बताने के बावजूद वहाँ के इंतज़ामिया ने सन 2013 के बाद इनको कई एप्लीकेशन लिखा कि इस सीट पे बहाली के लिए जो भी प्रक्रिया है और मरहूम के वफ़ात की सनद को मुंसलिक करके जल्द से जल्द इनकी बहाली की प्रक्रिया को शुरू की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कानों पे आज तक जू नहीं रहेगा। तो ये इनकी हटदर्मी है। आप जान सकते हैं कि ये मदरसा के उत्थान के लिए है, मदरसा के डेवलप के लिए है कि ये मदरसा को डिक्लेरेशन की तरफ ले जा रहे हैं।
और इस तरह का समस्या आपको एक जगह नहीं, पूरे बिहार में कई जगह आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में मुसलमानों की एजुकेशन परसेंटेज क्या है। आज पूरे बिहार में मुस्लिम मर्द की जो एजुकेशन में उनका योगदान है, जो पढ़े लिखे हैं, वो 41% है, जबकि महिला इससे कहीं ज़्यादा नीचे 31%। जिस कौम की एजुकेशन हालत इतनी ख़राब हो, वो कौम अपने इदारों को, अपने बेसिक केंद्रों को किस तरह तबाह बर्बाद कर सकती है, ये आप इन दो जगहों से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करूं मुस्लिम की, तो ये दलित समाज से भी नीचे है कि हरकतों से दो नुकसान होता है। पहले नुकसान के बच्चों की एजुकेशन पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये असर आपको यही नहीं बल्कि कुल एजुकेशन स्तर को जब हम मिलाते हैं, बिहार के एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये असर आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। असर देखने को मिलेगा टीचर के लाइफ पे। जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, अब वो रनिंग मदरसा में इस तरह की हरकत हो, जिस तरह चंपारण में हुआ, अगर इस तरह की हरकत होती है तो टीचरों की पेमेंट आज न कल ये जाके रुक जाती है। अब टीचर की पेमेंट रुकने से उनको कई तरह के नुकसान से जूझना पड़ता है। सबसे पहले नुकसान जो उनकी ज़िंदगी पे आपको देखने को मिलेगा कि खुद उनका जो एक रनिंग पेमेंट था वो रुका। अब उसके बच्चे अगर कोई जगह एजुकेशन पा रहे हो दूर दराज में, उसका एजुकेशन ठप होना शुरू होता है। इसी तरीके किसी भी तरह उनके घर में छोटा मोटा फंक्शन हो, तो ये फंक्शन भी उस पेमेंट रुकने के कारण उनको बंद करना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है। अगर हुकूमत चाहती है और बोर्ड चाहती है कि मदारिस में अच्छे एजुकेशन हो, मदारिस रोज़ बरोज़ तरक्की करे, और जो गरीब मुसलमान के बच्चे वहाँ एजुकेशन पा रहे हैं वो अच्छे ढंग से आगे और ज़्यादा तरक्की करे, तो इसके लिए 2-3 काम करनी होंगी बोर्ड को। बोर्ड अगर चाहे तो ये जो कमेटी सिस्टम है इसे ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि कमेटी बनाने के लिए 2 मकसद लाए गए थे। नंबर 1 कि मदरसे को डेवलप के लिए सोचे और मदारिस को अच्छे से अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चले, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। और दूसरा मकसद ये था कि क्योंकि मदारिस में खुद टीचर बहाल मदरसा करती है, अब जब मदरसा टीचर को बहाल करती है तो उसके लिए कमेटी की ज़रूरत होती है। देख ले कि ये दोनों मकसद आज मफकूद है। जहाँ तक मदारिस को उत्थान की बात है, उनकी ग्रोथिंग की बात है, तो कमेटी इसको बजाय ग्रोथिंग देने के इसको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और जहाँ तक टीचर बहाली की बात है, इन्हें चाहिए था कि अच्छे से अच्छे टीचर बहाल करते, जिनके अंदर एबिलिटी होती, जिनके अंदर सलाहियत होती, और जो उनका हक होता उनको दिया जाता। लेकिन बजाय इसके कि हक वालों को हक दिया जाए, आज मदारिस में परिवारवाद हो गया। जो अपने घर के लोगों को फेक आईडी पे, फेक सर्टिफिकेट पे मदारिस में बहाल करते हैं, और इस तरह के मामले कई बोर्ड में पड़े हुए हैं। इसके लिए दूसरा काम ये हो सकता है कि बोर्ड खुद एक स्पेशल आर्टिकल बनाए कि अगर किसी मदरसे में सीट खाली पड़ी है, अगर किसी मदरसे में वैकेंट पड़ी हुई सीट पे 60 दिन के अंदर में बहाली नहीं होती है, उस मदरसा की इंतजामिया से बोर्ड खुद मीटिंग करे। अगर कोई अहम वजह नहीं हुआ तो उन तमाम पे कानूनी कार्रवाई हो। तीसरी चीज़, बोर्ड को एक काम और करनी होगी बहाली की प्रक्रिया को लेके, कि जो बहाली का निज़ाम है, आप जानते हैं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने इसमें बहुत अच्छा सुधार किया था, और उनके अच्छे कामों में से ये काम भी शुमार होगा कि मदारिस में जितने भी टीचर्स बहाल होते थे उनका एग्ज़ाम वो खुद बोर्ड में बुला के लिया करते थे। के अंदर जो सलाहियत हो, एबिलिटी होती थी, वही लोग बहाल हो पाते थे, और जो फेक आईडी लेके, फेक डिग्री लेके बहाल होना चाहते थे, उन पे कहीं ना कहीं लगाम कसा था। तो इस तरीके से बोर्ड इसके लिए स्पेशल कानून बना के कि जितने भी इम्तिहान हो टीचर को बहाली के लेके वो बोर्ड में हो और बोर्ड की निगरानी में हो, तभी जाके मदरसा सही ढंग से चलेगा। और मैं आखिर में मदरसा बहरुल उलूम महिला भिशनपुर, जिस मदरसे का नंबर 1078 है, वहाँ के सेक्रेटरी अहमद हुसैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बाप दादाओं ने ये ज़मीन अनुदान किया था, वक्फ किया था, इसलिए कि यहाँ पे अल्लाह और उसके दीन की बातें हो और मदारिस चले, जहाँ से बहुत सारे गरीब मुसलमान के बच्चे अपनी ज़िंदगी को सुनहरा कर सके, बेहतर कर सके। लेकिन आप उनके सोच व फिक्र को कहीं ना कहीं मार रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जितनी भी सीटें वहाँ खाली पड़ी हैं, ये आपके हाथ में है। आप उन तमाम खाली पड़ी हुई सीट पे टीचरों को बहाली करके मदरसा को एक नई जिंदगी दे, क्योंकि आज बिहार में मुसलमानों का जो एजुकेशन स्तर है वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की हो और इस कौम की आप खुशहाली चाहते हैं, तो हमको इन बुनियादी केंद्रों पे मजबूती से ध्यान देना होगा और इसको मजबूती से उठाना होगा।